सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम ध्रुव स्वामिनी पढ़ रहे थे। दूसरा अंक हमारा शुरू हो चुका है और दूसरे अंक की जो कथानक है, मुझे लगता है कि आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो कथानक है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तक जो सुकरात था उसके पास जो खिंगल है, जो दूत बनकर गया था गुप्त साम्राज्य के शिविर के अंदर, वो वापस आ चुका है और खिंगल ने आकर अपना समाचार दे दिया है। खिंगल ने आकर समाचार दे दिया है कि जो रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी को और सामंत कुमारों की मतलब स्त्रियां हैं जो उनको यहाँ पर भेज रहे हैं आपकी सेवा में, यानी कि एक बड़ी विजय का समाचार सकराज को मिल चुका है। इसी पर उसने एक आयोजन किया है जिसमें नर्तकियां आई हैं, अपना नृत्य पेश करके वहां से चली जाती हैं और तभी नर्तकियों के जाने के पश्चात एक सामंत का प्रवेश होता है। सामंत कहता है सकराज से, एक सामंत श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता है कि हमारी विजय बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि पूरे भारतवर्ष का जो महाराज है रामगुप्त, उसके ऊपर हमने विजय हासिल की है। तो इतने छोटे से उत्सव से उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है और सामने कलश हमारे भरा हुआ रखा है, यानी कि जो शराब का पात्र है वो हमारे सामने रखा हुआ है। सकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। कि इन लोगों को केवल कहना नहीं चाहिए बल्कि प्यालियां भर भर के पिलाई जानी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती है। सानुरोध का मतलब अनुरोध के आधार पर जो नर्तकियां हैं वो सभी जो सामंत हैं उनको शराब पिलाती हैं। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालीमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तो दूसरा सामंत कहता है कि हमारे महाराज के सामने उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, कोई दूसरा उपाय ही नहीं था, कोई दूसरी गति ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने समझदारी से काम लिया। और नहीं तो हमें क्या करना पड़ता कि इस रात की कालीमा के अंदर रक्त की लालिमा मिलानी पड़ती, अर्थात हमें उनके साथ युद्ध करना पड़ता और हमें उनको मारना पड़ता। तीसरा सामंत, क्या बक रहे हो? तीसरा सामंत कहता है, क्यों बक बक करते हो, कि क्यों बकवास कर रहे हो? चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। कि हमने कुछ नहीं किया है, बिना परिश्रम की इस विजय का तुम आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाते, अगर युद्ध होता तो तुम्हें पता चलता कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन कहता है? जो तीसरा सामंत है वो कहता है। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है और दूसरा सामंत जो कहता है कि दूसरा उपाय ही क्या था, जो ऐसे बोल रहा था, वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है क्योंकि शराब के नशे में चूर है। हमसे हमसे फिर तीसरा सामंत, हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर जाओ, तुम ही से निपट लें, पर तो फिर आओ। फिर कहता है कि ठीक है, पहले हम तुमसे ही निपट लेते हैं। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सकराज खिंगल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है और तभी क्या करता है सकराज, उसको इशारा करता है और उनको बाहर ले जाने का इशारा करता है और खिंगल उनको ले जाता है। तुरीय नाद किया जाता है और तभी वहां पर जो उनको भेज दिया जाता है। सकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो जाती है और तुरीय नाद का जो आवाज है उसके कारण सबको पता लग जाता है कि अब रात्रि हो गई है। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा और शीघ्र ही दुर्ग के द्वार के बंद होने का आदेश हो गया है। अब तो हृदय अधीर हो रहा है खिंगल। और सकराज कहता है कि जो हृदय है, हृदय में जो धैर्य है, मैं धैर्य खो रहा हूँ। खिंगल का पुनः प्रवेश, तभी वहां पर खिंगल आ जाता है। खिंगल, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। कि दुर्ग तोरण के अंदर जो शिविकाएं हैं वो आ चुकी हैं। सकराज गर्व से, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। कि जो आने वाली थी, जो स्त्रियां आनी थी वो आ चुकी हैं। फिर वो कहता है कि फिर विलंब कैसा है, उन्हें यहाँ ले आओ। खिंगल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। लेकिन जो रानी का मतलब यहाँ किससे है? ध्रुव स्वामिनी से है। लेकिन रानी की एक प्रार्थना है। सकराज, क्या? खिंगल, वह पहले केवल श्रीमान से सीधे भेंट करना चाहती है, उसकी मर्यादा है।
वो कहती है कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो सीधे केवल आपसे ही मिलना चाहती है, ये उनकी मर्यादा। सकराज ठठाकर हंसते हुए, और सकराज अति प्रसन्न हो जाता है, पूरा ठहका मारकर हंसने लगता है। क्या क्या कहा मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया कि ये उनकी मर्यादा है, ये कहा ना उसने कि मर्यादा नहीं है बल्कि ये तो भाग्य है कि जो ध्रुव स्वामिनी को झुकने के लिए विवश कर दिया है। उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक है, यह उनकी दयनीय दशा है कि उनके हृदय के अंदर मर्यादा अधिक नहीं है बल्कि उनकी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। खिंगल, यह श्रीमान की रानी होने के लिए वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। श्रीमान का मतलब है सकराज की ओर इशारा करते हुए खिंगल कहता है कि वह आपकी रानी बनने के लिए आपके पास आ रही है, यानी कि ध्रुव स्वामिनी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आपके पास आ रहे। सकराज हंसकर, अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना, कि ठीक है तुम भी तो इसके बीच में मध्यस्थ का काम कर रहे हो। तुम्हारी इस यदि तुम मध्यस्थ ना होते यानी कि सेतु का काम ना करते तो ऐसा शायद सफल ना होता। तुम्हारी बात मानकर मैं उसे एकांत में भेंट करूंगा, जाओ। कि ठीक है यदि तुम कहते हो तो मैं उनसे अकेले में भेंट करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। खिंगल का प्रस्थान, खिंगल वहां से चला जाता है और कोमा जो कोमा है महाराज के साथ रहती है, वो कहती है कोमा महाराज मुझे क्या आज्ञा है, कि मेरे को क्या आज्ञा देते हैं। सकराज चौंक कर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो? सकराज चौंक कर कहता है कि अच्छा तुम यहीं खड़ी हो, मैं तो जैसे भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ कोमा, कि मैं तो भूल ही गई था कि तुम यहाँ पर खड़ी हो, इसलिए अब कोमा तुम मेरे समीप आ जाओ। कोमा, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से, तो कोमा कहती है अच्छा नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से तो मुझे तो भूल ही गए थे। सकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? अब सकराज पूछता है कोमा से कि क्या तुम्हें नई रानी का आना मेरे पास अच्छा नहीं लगा? कोमा निर्विकार भाव से, बिना किसी द्वेष के भाव के बोलती है कोमा, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुई भी अच्छी लगती हैं, कि संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अच्छी नहीं भी होती लेकिन वो अच्छी लगती हैं। अच्छी बात तो नहीं है किसी पराए महाराज की पत्नी को आप अपनी महारानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी लगनी ही होती हैं। बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं और बहुत सी अच्छी बातें होती हैं जो वो बुरी आपको लगती है। जैसे वो कहती है कि आपको आवश्यकता ही क्या है, जब वो इतने बड़े महाराज है तो विनम्र भाव से काम चलाया जा सकता है। तो उन्हीं बातों को वो फिर से दोहरा रही है कि संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी, अच्छी बात नहीं है कोई गैर पत्नी आपके पास आ रही है, किसी गैर मर्द की पत्नी है, अच्छी नहीं लगती, और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। सकराज झुंझलाकर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो, कि तुम तो एक नया पात्र आया है मिहिर देव, कि तुम तो मिहिर देव की भांति, जो आचार्य मिहिर देव हैं उनकी भांति, फिलोसफर की भांति तुम बात कर रही हो। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, कि जो मिहिर देव है वो मेरे पिता की भांति हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे रुचनी ही चाहिए। वो बात दूसरी है कि वो मेरे पिता की भांति है, इसलिए उनके विचारों का प्रभाव मेरे ऊपर जरूर पड़ेगा, लेकिन तुम महाराज हो, मुझे वही बातें बोलनी चाहिए जो तुम्हें अच्छी लगे। सकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो यह मैं आज जान सका हूँ, कि मुझे अभी पता चला है कि तुम इतनी अनुभूतिमयी, हर बात को इतना ज़्यादा अनुभव करती हो, ऐसा मुझे मालूम हो गया है। कोमा, राजा कोमा कहती है राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं का सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरिस और नीरव शून्य में संगीत की, बसंत की, मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमय बन गई थी। क्या वह मेरा भ्रम था? कि कह दो कि वह तेरी भूल थी। कोमा कहती है कि राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता से, कि जब तुमने मुझसे प्रेम से बातें की थी, मधुर आलाप मधुर बातें की थी, जिस दिन मेरे नीरस का मतलब रस से, रस जिसम के अंदर ना हो, बिल्कुल दुखी सा जो मन हो, और नीरव का मतलब चुपचाप और शून्य, संगीत की, बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, यानी कि मेरे हृदय के अंदर प्रेम स्नेह ये भाव जगाए थे, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई थी, उसी दिन से मैं तुम्हें
हृदय में अनुभव करने लगी थी। क्या ये मेरा भ्रम था? क्या मैं भ्रम में ऐसा कर रही थी, या वास्तव में तुम मुझसे बहुत स्नेह करते हो? कह दो वह तेरी भूल थी। कि तुम स्पष्ट रूप से बोल सकते हो कि वो मैंने भूल की है, ऐसा कोई भी भाव मेरे प्रति आपके हृदय में नहीं है। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। गुस्से में होकर कोमा राजा से आंख मिलाती हुई कहती है, सकराज को संकोच से, सकराज है जो संकोच अनुभव करता है, लज्जा अनुभव करता है, नहीं कोमा वह भ्रम नहीं था, कि तुम्हारा भ्रम नहीं है, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। और सकराज स्वीकार करता है कि नहीं, मैं वास्तव में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर कोमा बोलती है, उसी तरह तब की यह बात, तब भी यह बात, यदि तुम मुझसे प्यार करते तो फिर ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सकराज संक को कौन सी बात, शंका के भाव से बोलता है कि कौन सी बात, क्या मैंने कुछ अलग कह दिया? कोमा वही जो आज होने जा रही है, कि यदि तुम मुझसे इतना ही प्रेम करते हो तो फिर जो ये आज होने जा रहा है मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? कि यदि तुम वास्तव में मुझसे स्नेह करते हो, मुझी से प्रेम करते हो, तो फिर यह बात कैसे होने जा रही है? ये काम कैसे हो सकता है मेरे राजा? मुझे बताओ कौन सा? आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न करके, एक स्त्री को तुम बुला रहे हो, उसको उसके पति से अलग कर रहे हो, विच्छिन्न का मतलब अलग करके, और केवल अपने अहंकार, अपने गर्व की तृप्ति के लिए, तृप्ति का मतलब संतुष्टि के लिए तुम ऐसा अनर्थ, ऐसा गलत कार्य कर रहे हो। सकराज बात उड़ाते हुए हंसकर, और वो सकराज को यह बात सुनकर हंसी आती है। पागल कोमा वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कि नहीं, यह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है और कुछ भी नहीं है। कोमा कि मैं वैसे ध्रुव स्वामी से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो केवल मेरी राजनीति का प्रतिशोध, यानी कि मैं बदला ले रहा हूँ। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? तो देखो, मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि जो कोमा नाम की पात्रा है बहुत ही सुलझे हुए विचारों की पात्र के रूप में दर्शाई गई है, और वो कहती है, स्त्री का पक्ष लेती हुई, स्त्री को ही, उसके मान सम्मान को बचाने का प्रयास करती हुई रहती है क्या, कि राजनीति का जो प्रतिशोध है वो आपको किसी दूसरे राजा से लेना है, तो क्या उसके बीच में एक स्त्री को कुचले बिना राजनीति का प्रतिशोध नहीं लिया जा सकता? कि मैं आपको आपके कार्य से, आपके लक्ष्य से, आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसको मैं भंग नहीं करवाना चाहती हूँ, कि आप राजा हैं, आप अपना क्रम कीजिए, राजनीति का प्रतिशोध लीजिए, लेकिन बीच में एक स्त्री की इज्जत को क्या क्यों कुचला जा रहा है? सकराज जो विषय समझ में न आवे उस पर विवाद ना करें। सकराज कोमा को कहता है कि जब तुम्हारे ये विषय समझ का ही नहीं है, तुम क्यों इसमें फिजूल में ही विवाद कर रही हो? कोमा खिन्न होकर कोमा दुखी होती है, मैं क्यों ना करूं ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं है, यह मैं समझ गई हूं। वो कहती है, पहली कहती है कि क्यों ना करूं, लेकिन फिर वो थोड़ी सी देर रुकती है, ठहरती है, और फिर से दोबारा से कहती है कि मुझे विवाद करने का अधिकार भी नहीं है, ये मैं समझ गई हूं। क्यों? क्योंकि सकराज की जो पत्नी है वो पूरी तरह से कोमा नहीं हुई है, वह दुखी होकर जाना चाहती है, और दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश, तभी दूसरी ओर से कौन आ जाता है? मिहिर देव आ जाते हैं। सकराज संभ्रम में खड़ा होकर, धर्म पूज्य मैं वंदना करता हूँ। सकराज खड़ा होता है और धर्म पूज्य यानी कि मिहिर देव को कहता है कि धर्म पूज्य मैं आपको, आपकी वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये अपने अपने ढंग से नमस्कार करने के अपने तरीके होते हैं, उसके लिए शब्द यूज किया गया है कि मैं आपकी वंदना करता हूँ। मिहिर देव कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी मैं तो तुमको ही देखने आया था, तो उदास क्यों है? मिहिर देव कहता है कि कोमा मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? सकराज की ओर मूक दृष्टि से देखने लगता है, और फिर सकराज की ओर देखने लगता है। सकराज आचार्य रामगुप्त का दर्प दल करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दी है। सकराज आचार्य मिहिर देव को बताने लगता है कि मैंने रामगुप्त के घमंड को चूर चूर करने के लिए, दर्प का मतलब अहंकार, दलन का मतलब गलाना या घमंड को चूर चूर करने के लिए ध्रुव स्वामिनी को उपहार के रूप में मेरे पास आने की आज्ञा दी है। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है और कोमा को इसमें आपत्ति है, और वो मेरे दुर्ग के अंदर आ रही है, और कोमा को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। मिहिर देव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। मिहिर देव भी कहने लगते हैं कि यदि ऐसे काम में भी आपत्ति ना हुई तो इसका मतलब
इसका जो बुद्धि का लेवल है वो कमजोर माना जाएगा, बेवकूफ समझी जाएगी। ऐसा होना भी चाहिए, इसको आपत्ति होनी भी चाहिए, बुरी लगनी भी चाहिए ये बात। राजा, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे कि तुम एक स्त्री का जो सम्मान है उसको नष्ट करके या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर तुम बहुत बड़ा अपराध करने के लिए जा रहे हो। उसका फल क्या अच्छा होगा? तुम क्या समझते हो, क्या उसका परिणाम तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा? और भी वह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। और एक तो तुम उस स्त्री के साथ अत्याचार कर रहे हो, और दूसरा एक और अपराध है, और वह है अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार। कि जो तुम्हारी पत्नी होने जा रही है, यानी कि कोमा की ओर इशारा करते हुए मिहिर देव कहते हैं कि जो तुम्हारी भावी पत्नी है उसके साथ भी एक अत्याचार और कर रहे हो। सकराज, शोभ से भावी पत्नी। सकराज को गुस्सा आता है और वो कहता है कि भावी पत्नी? मिहिर देव, अरे क्या तुम यह क्षणिक सफलता में प्रमत्त हो जाओगे कि तुम क्या इस अपनी पल भर की सफलता के लिए, जो तुम्हें पल भर की सफलता लग रही है कि ध्रुव स्वामिनी तेरे पास आ गई है, उसमें पागल होकर, प्रमत्त का मतलब पागल होकर या उन्मत्त हो जाओगे? तो क्या तुम्हें अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया? तो कहता है कि जो तुम्हारे आचार्य है, यानी कि खुद मिहिर देव अपने बारे में कह रहे हैं, उसके द्वारा जो पोषित पालित कन्या है, यानी कि कोमा की ओर कहते हैं कि उसे जो तुम्हें स्नेह स्थापित नहीं किया, क्या तुम उसे प्रेम नहीं करते? क्या इसमें भी संदेह है, या इसमें भी तुम्हारी कोई भ्रम बना हुआ है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज होता है। फिर कहते हैं कि राजा के लिए स्त्रियों का जो स्नेह विश्वास भंग कर देना, कि स्त्रियों का विश्वास तोड़ देना, कोमल तंतु को तोड़ने की भांति सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लेना। कि क्या तुम इस लड़की के, यदि तुम हृदय को ऐसे कोमल तंतु समझकर तोड़ दे रहे हो, तो सावधान रहना, इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। सकराज, मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप ना करें तो अच्छा है। और इस पर सकराज कहता है कि आप मेरे इन राजनीतिक कामों के अंदर आप हस्तक्षेप ना करें। किसको कहता है? मिहिर देव को। मिहिर देव, राजनीति, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं होती। कि राजनीति, तुम किस राजनीति की बात कर रहे हो? क्या राजनीति मनुष्य के लिए सब कुछ है? राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। कि तुम राजनीति के चक्कर में नीति से हाथ मत धोकर बैठ जाना, अर्थात नीति को मत भूलो। जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, कि जिसका मानव के साथ पूरी तरह से बहुत गहरा संबंध है नीति के साथ, राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। क्या कहता है यहाँ पर मिहिर देव? कि राजनीति की साधारण छलनाओं, की राजनीति में आमतौर पर छल चलते रहते हैं, धोखे चलते रहते हैं, कि सफलता प्राप्त करके, कि छल के द्वारा जो तुमने सफलता प्राप्त की है, क्षण भर के लिए तुम अपने चतुर समझने की भूल ना करो, तुम अपने आप को ज्यादा चतुर मत समझो। परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। अब कहता है मिहिर देव, इशारा करते हुए कोमा के प्रेम खोने का, कि यदि कोई तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और उस प्रेम करने वाले हृदय को यदि तुमने खो दिया है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हानि होगी। तुम इस पल भर की खुशी के लिए, या तुम अपनी छोटी सी इस राजनीति की जीत के लिए ज्यादा प्रसन्न मत हो। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। फिर सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। कि जो दो प्यार करने वाले होते हैं उनके बीच में चमकती हुई ज्योति का प्रकाश होता है। सकराज, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। सकराज को गुस्सा आता है और वो कहता है कि आपके महत्व की, कि आपका मेरे हृदय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, मेरे दरबार में एक बड़ा स्थान है, लेकिन आपके महत्व की भी कोई सीमा है। या तो आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। प्रस्थान कर जाता है। मिहिर देव, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों, चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी, इस दुर्ग से बाहर चल। अब मिहिर देव कोमा से कहता है कि हमें इस स्थान पर या इस दुर्ग के अंदर सहानुभूति, प्रेम या शांति नहीं मिलेगी। हम इस दुर्ग से बाहर लताओं, वृक्षों, चट्टानों की छाया में हमें सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग के बाहर चलते हैं। कोमा, गद्द कंठ से पिताजी खड़ी
खड़ी रहती है। और वो रूंधे हुए कंठ के साथ, गद्य कंठ का मतलब है कि उसका कंठ जो रुक जाता है, उसके साथ बोलती है, खड़ी रहती है। मिहिर देव, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा, कि अपने हृदय को संभाल ले और जो दुख तुम्हें होने वाला है उसको तू सहन करने के लिए अपने हृदय को प्रस्तुत कर दे। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, कि किसी के द्वारा जो पीड़ा दी जाती है उससे बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता है। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, कि जो धोखा होता है उसका बाहर से रूप होता है या बाहर से जो रंग होता है वो बड़ा सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, और विनीत भी होता है और आकर्षक भी, पर दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। इसलिए दुखदाई और इस हृदय को बेंधने वाले इस बंधन को जो तुम्हारा सकराज के साथ है, इस संबंध को तोड़ दे। कोमा, सैकरुण, तोड़ डालूं पिताजी। वो कहती है कि क्या मैं अपने इस रिश्ते को तोड़ डालूं, जो अभी तक मैं सकराज से स्नेह करती हूँ उसको भूल जाऊं। मैंने जिन्हें अपने आंसुओं से सींचा है वही दुलार भरी वलरी, वो कहती है कि जिन्हें मैंने अपने आंसू से सोच सोच कर जो दुलार भरी यानी कि प्रेम से भरी वलरी की भांति मेरी आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों में उलझ गई है, कि जिस वलरी को, जिस प्रेम की वलरी को मैंने अपने आंसुओं से, अपने प्रेम रूपी आंसुओं से सींचा है, और वही जो लता है आज मेरे पैरों में उलझ कर रह गई है। दे दूं झटका, क्या मैं इस प्रेम रूपी लता को तोड़ दूं। बच्चे यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, वो अपने प्रेम रूपी वलरी, वलरी का मतलब होता है लता, कि मैं अपनी प्रेम रूपी जो लता है क्या मैं उसको तोड़ दूं, एक झटका ही तो देना है, क्योंकि उसमें मेरा पैर उलझ कर रह गया है। अर्थात जो सकराज के साथ कोमा का रिश्ता है वो उसको तोड़ नहीं पा रही है। उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएंगी, कि यदि मैं उस प्रेम रूपी वलरी को तोड़ दूंगी तो जो उसकी हरी हरी पत्तियां हैं वो पैरों के नीचे कुचल जाएंगी, वह खिन होकर धूल में लौटने लगे। न ऐसी कठोर आज्ञा न दो, कि यदि मैं आपके कहने से उस प्रेम रूपी लता को तोड़ देती हूँ, उस संबंध को तोड़ देती हूँ, तो उस लता के ऊपर जो हरी हरी पत्तियां आई हुई हैं, यानी कि अभी जो हमने अपने भविष्य के सपने देखे थे वो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे, इसलिए आप मुझे ऐसी कठोर आज्ञा ना दे। मिहिर देव, निश्वास लेकर, निश्वास लेने का मतलब होता है श्वास लेना, आकाश की ओर देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता, यदि तुम यहाँ पर ठीक रहती तो मैं तुम्हें चलने की आज्ञा कभी नहीं देता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे, जब नील आकाश में मेघों के टुकड़े और मानसरोवर जैसे हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। मिहिर देव कहता है कि यदि तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता कि तू खुश रह पाएगी तो मैं कभी भी तुझे अपने साथ चलने की आज्ञा ना देता, तुम्हें अपने प्रेम से बने हुए इस रिश्ते को कभी तोड़ने के लिए ना कहता। यदि तुम नहीं चलोगी तो वो कहता है कि यदि तुम मेरे साथ चलोगी तो हम अखरोट की छाया में बैठेंगे, वहां झरने बह रहे होंगे, दाग के कुंजों में हम विश्राम करेंगे, और नीले आकाश में जब बादल छाए हुए होंगे और मानसरोवर जो है वहां पर उसमें हंस अपना अभिनय कर रहे होगे, और तुम वहां पर बैठती हुई तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहोगे और मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। कोमा, तो चलूं एक बार चारों ओर देखकर, एक घड़ी के लिए मुझे, वो चारों ओर देखती हैं, और एक घड़ी के लिए मुझे का मतलब आगे आपने फिर से देख लिया कि यहाँ पर डॉट 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 लगे हुए हैं, इसका मतलब वो अपने मन से कुछ कहना चाहती है, पाठकों के ऊपर छोड़ दिया कि वो समझ जाए। एक घड़ी के लिए उस पूरे शिविर को देखना चाहती है। मिहिर देव उब कर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती, वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत दे रहा है। जब आकाश की ओर देखता है तो वो कहता है, कोमा को समझाता है कि तू नहीं मानती, तू मेरी बात नहीं मान रही है, कि देख नील लोहित रंग का धूमकेतु, जो ऊपर धूमकेतु दिखाई दे रहा है आकाश के अंदर, अविचल भाव से, बिल्कुल परेशान भाव के साथ इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है, यानी कि आकाश में कुछ अनिष्ट के जो संकेत हैं वो मिलने लगे हैं। कोमा उधर देखते हुए, तब एक क्षण मुझे, तो फिर वो कहती है उधर देखती हुई, तो मुझे एक क्षण के लिए वहां यानी कि सबकी ओर देख लेने दे। मिहिर देव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊंगा, तू सोच ले, विचार कर ले जाता है।
और वो कहता है कि मैं फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तू सोच ले, विचार कर ले, और वो वहां से चला जाता है। कोमा, जाना ही होगा, तब यह मन की उलझन क्यों, अमंगल का अभिशाप अपनी करूर हंसी से इस दुर्ग को कंपा देगा। चलो बच्चे, यहां से आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि 25 मिनट की वीडियो, 25-26 मिनट की वीडियो बन चुकी है। आशा करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आ रही होगी। और ये फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई समस्या है तो मुझसे फोन करके पूछ सकता है। इस महामारी के काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।